हेलो फ्रेंड, दिस इज साइंस एनसीईआरटी 7th क्लास वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे 7th क्लास की कक्षा 7 की साइंस की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट लेसन। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं लेसन का नाम क्या है। तो पादपों में पोषण। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा आपको वही याद रखना है इसमें से। तो क्या इंपॉर्टेंट घटक है, भोजन के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज यानी कि खनिज, लवण, जल, रुक्षांश से क्या है, भोजन के आवश्यक घटक है। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पोषक क्या होते हैं या पोषक किन्हें कहते हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी कि पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो सभी जीवों के लिए यानी कि जो भी सजीव है उनको क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन पादप यानी कि पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित अन्य कोई प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि पौधों के अलावा जो भी प्राणी है, सजीव प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जंतु हो, वो अपना भोजन किससे ग्रहण करता है, या तो पादपों से यानी कि सीधे पौधों से ग्रहण करता है, या पादपों का आहार करने वाले जंतुओं से। जैसे कि शेर है तो शेर किसका आहार लेता है, वो और छोटे छोटे जानवरों को खाता है। जैसे कि हिरन को, तो हिरन किससे अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, पौधों से, पत्तियों से। तो इस प्रकार से जो पादप है उनको छोड़कर जितने भी जंतु सजीव जीव है वो या तो पादपों से सीधे भोजन ग्रहण कर रहे हैं या फिर पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं का अपना भोजन बनाते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो बूझो ये जानना चाह रहा है कि पौधे आकर अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। पादपों में पोषण विधि। तो देखते हैं क्या है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो इस यानी कि इस पृथ्वी पर अपना भोजन बनाने वाला एक कौन है, सजीव, तो वो पादप ही है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और उनको अपना भोजन बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की आवश्यकता होती है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव में के लिए समर्थ बनाते हैं। तो हमें पोषक पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है, एक तो शरीर की संरचना के लिए, दूसरा ग्रोथ के लिए, तीसरा अगर कोई हमारा शरीर का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त हो गया तो उसके रख रखाव के लिए। और एनर्जी हमें किससे मिलती है, भोजन से ही मिलती है, और अच्छे भोजन से, यानी कि जिसमें पोषक आहार अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है या उसका यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उस विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वपोषण विधि कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। तो पौधे क्या हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं तो उनकी विधि को क्या कहा जाएगा, स्वपोषण कहा जाएगा। और उनको क्या कहा जाएगा, यानी कि पादपों को क्या बोला जाएगा, तो स्वपोषी। स्वपोषी क्यों बोला गया, क्योंकि वो अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं, यानी कि वो स्वयं भोजन बना के स्वयं ही अपना पोषण कर रहे हैं, इसलिए पौधों को क्या बोला जाता है, स्वपोषी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो जंतु एवं अधिकतर प्राणी यानी कि अन्य सजीव प्राणी, जंतुओं में कैसे, जैसे जानवर आ गए, मनुष्य आ गए, सभी सजीव प्राणी पौधों को छोड़कर वो अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं, पादपों से ग्रहण करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। तो उनको क्या बोला जाता है, विषमपोषी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। स्वपोषी कौन है, तो स्वपोषी में ओनली पादप आ जाएंगे यानी कि पौधे। और विषमपोषी में कौन से आ जाएंगे, जितने भी सजीव प्राणी हैं इस दुनिया में, वो किस में आ जाएंगे, विषमपोषी में। आई होप आप समझ गए होंगे, एक दो को छोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है, पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है। तो पहेली ये जानना चाहती है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है।
अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं, यानी कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। कच्ची सामग्री में क्या आ जाएगा पादपों के में, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज आ जाएंगे। तो पादप अपनी कच्ची सामग्री किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, यानी कि खाद्य फैक्ट्रियां जहां पर पौधों अपना भोजन बनाते हैं वहां तक इन सब चीजों यानी कि खनिज और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, यानी किस प्रकार पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है, पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। तो पत्तियां यानी कि पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं, पौधों में भोजन कहाँ बनता है, तो पत्तियों में बनता है। ऊपर पूछा गया था कि खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ है पादपों की, तो इसमें बताया जा रहा है पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्री, यानी कि पत्तियों में पौधे का भोजन का निर्माण होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाने चाहिए, यानी कि सभी जितने भी कच्चे पदार्थ क्या हो जाएंगे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, वो कहाँ तक, पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जल मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो जल और खनिज कहाँ से आते हैं, तो मृदा में उपस्थित होता है। क्या जल, पौधों को जल कहाँ से मिलता है, मृदा से मिलता है। और जो भी खनिज लवण चाहिए होते हैं वो किससे मिलता है, तो मृदा यानी कि मिट्टी से अवशोषित करके जड़ों द्वारा, तो जड़ों द्वारा उनका अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं, यानी कि जल, जो जड़ ने जल को और खनिज लवणों को मिट्टी से अवशोषित किया है वो पत्ती तक किस प्रकार से पहुंचाएगी जड़। तो ये बूझो जानना चाहता है। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है, अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो किस प्रकार से पहुंचा, एक तो अवशोषित कहाँ से किए जाते हैं, तो मृदा से, किसके माध्यम से, जड़ों के माध्यम से जल और खनिज लवण, और फिर कैसे पहुंचाए जाते हैं, तो तने के माध्यम से, तने के माध्यम से इन खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जिसको जाइलम बोला जाता है। आई होप जाइलम ही बोला, जाइलम फ्लोएम के माध्यम से इनका आदान प्रदान होता है। तो ये किस प्रकार से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों में क्या होता है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाती है। तो पत्ती में छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्र होते हैं, सूक्ष्म रंध्र यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, पहले सूक्ष्म रंध्रों को ही समझ लेते हैं कि सूक्ष्म रंध्र होते क्या है आकर पत्तियों में और किस प्रकार काम करते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कोशिकाएं। तो आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ जीव कैसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं या एक कोशिका के बने होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, एक कोशिकीय बोला जाता है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या, कोशिका झिल्ली है। कोशिका एक बाह्य संरचना यानी कि पतली बाहरी संरचना से घिरी होती है जिसको क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। इसमें इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। तो आप देख सकते हैं क्या, केंद्रक है। ये कहाँ पर स्थित होती है, तो कोशिका के बीचों बीच में स्थित होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, केंद्रक। केंद्रक चारों ओर से जली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये क्या है, केंद्रक के चारों ओर क्या है, जली के समान एक पदार्थ है जिसको क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने पढ़ा था क्या कि पत्तियों में रंध्र होते हैं, उनके द्वारा भोजन का निर्माण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। रंध्र यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा, कोशिका द्वारा घिरे, कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, यानी कि द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। क्या बताया जा रहा है, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो जल एवं खनिज किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं पत्तियों तक, तो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिका नली के समान होती है, तक खनिज या जल पहुंचाती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों के पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, यानी कि पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है, ये हम लेसन 11 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो पहेली ये जानना चाहती है कि पत्तियों ही क्यों प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकती हैं और दूसरे भाग क्यों नहीं बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि पत्तियों में हरा वर्णक किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं।
क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में क्लोरोफिल क्या करता है, पत्ती की सहायता करता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां कैसी होती हैं, हरे रंग की होती हैं, तो सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाई से खाद संश्लेषण में होता है। तो इस ऊर्जा यानी कि जो सूर्य से पत्तियों ने ऊर्जा ग्रहण की है उसका उपयोग कैसे होगा, तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो खाद संश्लेषण किस में होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही खाद संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सकती है। इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा गया है, क्योंकि बिना प्रकाश के पत्तियां अपना भोजन नहीं बना सकती हैं, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो पत्तियों द्वारा क्या की जाती है, सौर ऊर्जा को संग्रहित इकट्ठा किया जाता है तथा पादपों में खाद के रूप में संचित हो जाती है। तो पादपों यानी कि पौधों में क्या हो जाती है, खाद के यानी खाद्य पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का एक चरम ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि सभी जीवों के लिए सूर्य क्या है, ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, पत्तियां अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद उपलब्ध नहीं होगा। जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो पत्तियां अपना भोजन किस प्रकार से बनाएंगी, यानी कि जब धूप ही नहीं निकलेगी, सूर्य का प्रकाश पत्तियों तक नहीं पहुंचेगा तो वो अपना भोजन भी नहीं बना पाएंगे। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि सभी जीवों का अस्तित्व यानी कि सभी जीव जीवित किसके ऊपर रह सकते हैं, यानी कि पादपों के ऊपर ही निर्भर है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। तो जो जीवों के लिए यानी कि मनुष्य या कोई भी जीव हो उसके लिए ऑक्सीजन क्या है, बहुत आवश्यक है। वो हमें कैसे मिलती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होगी। अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। तो अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तो मनुष्य को भोजन नहीं मिलेगा, दूसरा क्या होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तभी पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निर्मित करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, और उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अनंतता पत्तियों में मड एवं स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। तो इस प्रक्रम में क्या होती है, ऑक्सीजन निर्मुक्त यानी कि बाहर निकलती है पौधों से, पौधे छोड़ते हैं, और कार्बोहाइड्रेट किसमें, पत्तियों में मड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। तो ये कुछ है इस प्रकार से बताया गया है कि पत्तियों में किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है। आप देख सकते हैं क्या, एक पत्ती है, उसमें ये क्या है, एक क्लोरोफिल का बताया गया है कि पत्तियों में हरा रंग किससे होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ये क्या है, द्वार कोशिकाएं, आप देख सकते हैं। एक कटी हुई पत्ती है, उसमें बताया जा रहा है ये द्वार कोशिकाएं हैं। ये क्या है, रंध्र है, यानी कि छोटे छोटे छिद्र है जो क्या प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे क्या खुल जाते हैं पत्तियों में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे कि स्टार्च या मड के रूप में संचित हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यदि यानी कि किसी अगर पौधे में स्टार्च की उपस्थिति यानी कि मड है तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट आगे का डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।